हमने लास्ट लेक्चर के अंदर C4 साइकिल का फर्स्ट पार्ट देखा था और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली C4 प्लांट्स में क्या क्या खास बातें हैं। जैसे उनके अंदर दो टाइप की ग्रीन सेल्स होती हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट की भी खास बात है। कुछ रीजन्स के कारण जो है वो उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलती, वो अच्छी बात है। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे। आज अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले बेसिक पाथवे क्या होता है, एक C4 पाथवे जो है। तो आप हेडिंग की तरह लिखिए बेसिक पाथवे ऑफ C4 साइकिल। बेसिक पाथवे ऑफ C4 साइकिल। C4 साइकिल का बेसिक पाथवे। अब इसको समझने के लिए अपने को दो टाइप के सेल्स लेने पड़ेंगे। ये तो है एक मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के पास में है एक बंडल शीथ सेल और बंडल शीथ सेल के जस्ट पास में है फ्लोएम की सेल। चलो वो फ्लोएम वाली सेल तो अभी काम में नहीं आएगी अपने, पर एक बार दो सेल तो काम आएगी। ये सेल है, ये है मीजोफिल सेल। ये सेल है, ये है बंडल शीथ सेल और ये सेल है फ्लोएम सेल। फ्लोएम, ठीक है। अभी देखना, रूबिस्को के साथ एक छोटी सी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? रूबिस्को की जो एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से मैच करती थी। जैसे ये आपके सामने यहां पे दो मॉलिक्यूल हैं, एक तो है CO2 का, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, और एक है O2 का, ऑक्सीजन का, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। यदि मैं यहां से अंदर से ये CO2 एंड O2 हटा दूं, देखो ये मैंने हटाया, तो इन दोनों की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है ना। साइज का डिफरेंस है। साइज का डिफरेंस ये है कि ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल थोड़ा छोटा है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ी बड़ी है, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम है। इसलिए रूबिस्को के साथ में ये प्रॉब्लम है कि रूबिस्को की एक्टिव साइट में ये जा सकती है तो ये भी जा सकती है, और यदि ये गई तो ये करेगी फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। तो नेचर ने फोटो रेस्पिरेशन को कम करने के लिए किसी तरीके का एक तरीका निकाला, और तरीका ये निकाला कि उन्होंने फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन के लिए एंजाइम ही चेंज कर दिया, और उस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। मतलब ये सही स्ट्रक्चर नहीं है, बट आप समझना, ये है पेप्केज। पेप्केज, पेप्केज एंजाइम ना तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर सकता है, ना ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए पेप्केज एंजाइम एक्सेप्ट करेगा HCO3 नेगेटिव को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पहले HCO3 नेगेटिव बनना पड़ेगा। जब वो HCO3 नेगेटिव बन जाएगी तब जाकर के वो पेप्केज उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि HCO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसी होती है। ऐसी सी कुछ अजीब सी स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर ना तो कार्बन डाइऑक्साइड से मैच कर रही है, ना ये ऑक्सीजन से मैच कर रही है। इसलिए पेप्केज की एक्टिव साइट में ना तो जा सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, ना जा सकती है ऑक्सीजन। तो टेंशन ही खत्म है। तो अब हम वापस आते हैं हमारे डायग्राम पे, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाया जाएगा मीजोफिल सेल में। ये आ गई मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड। मीजोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे HCO3 नेगेटिव बनाया जाएगा।
ये कैसे बनता है उसके लिए मैं आपको अभी बता देता हूं। ये HCO3 नेगेटिव बनेगा, ठीक है। यहां एक एंजाइम काम करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसके बारे में अभी बात कर लेंगे। HCO3 नेगेटिव को 3 कार्बन का कोई कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट करेगा तो वो बन जाएगा 4 कार्बन का कंपाउंड। अभी देख लेंगे जो बनेगा। जैसे एक बार अपन बेसिक बात करते हैं। 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा तो ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये जो 4 कार्बन का कंपाउंड बना है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बंडल शीथ सेल के अंदर। 4 कार्बन कंपाउंड यहां आ गया, ये हो गया दूसरा स्टेप। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप में इस 4 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन का कंपाउंड वापस बनेगा और एक CO2 निकल जाएगी। इस स्टेप को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और ये ऑक्सीडेटिव होता है, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है और यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। अतः इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये हो गया तीसरा स्टेप। फिर उसके बाद में इस 3 कार्बन के कंपाउंड को वापस लाया जाता है मीजोफिल सेल के अंदर, ये 3 कार्बन कंपाउंड। ये हो गया चौथा स्टेप। और फाइनली इस 3 कार्बन कंपाउंड को वापस रीजनरेट किया जाता है PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट में, ताकि ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहे। ये हो गया 5वां स्टेप। ये 5 स्टेप चलते हैं। अब इसके थर्ड स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है उसे भेजा जाता है C3 साइकिल में। ऑब्वियस सी बात है कि ये क्लोरोप्लास्ट में चलेगी C3 साइकिल। C3 साइकिल से बनेगा सुक्रोज, मतलब ग्लूकोज बनेगा, उसको सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाएगा और इस सुक्रोज को फ्लोएम के अंदर डाल दिया जाएगा। ये हो गई अपने पास में एक बेसिक पाथवे। अब मैं आपको यहां पे 2-3 चीजें सी बता देता हूं। जैसे एक तो कि ये CO2 को कैसे बदला जाता है। याद रखना मेरी बात, सभी लिविंग सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसकी टर्नओवर रेट, इसकी काम करने की स्पीड बाकी सभी एंजाइम से बहुत तेज होती है। 1 सेकंड में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है, इस नेचर को कहते हैं टर्नओवर रेट। एंजाइम्स की एक टर्नओवर रेट होती है, 1 सेकंड में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदला। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की टर्नओवर रेट सबसे ज्यादा होती है और उसमें भी सबसे ज्यादा फास्ट होता है एरिथ्रोसाइट का कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, RBC के अंदर, वो वाला। ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को जोड़ के H2CO3 बना देता है, बाइकार्बोनिक एसिड। ये होता है एक वीक एसिड, ये एक टाइप का वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो हम ही मर जाते, RBC के अंदर ये बनता है, लेकिन ये जल्दी से टूट जाता है, वीक है ना, इसलिए ये जल्दी से टूटेगा प्रोटॉन एंड HCO3 नेगेटिव के अंदर। ऐसे टूट गया। तो कैसे बना बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, वो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, ये जो 3 नंबर वाला स्टेप है, इस स्टेप को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप के बेसिस पे 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स। इस स्टेप में एक एंजाइम काम आता है, वो खास एंजाइम जो है उसके कारण, मतलब 3 टाइप के अलग अलग एंजाइम होते हैं, तो उसके बेसिस पे C4 प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं। वो अभी अपन बात करने वाले हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समरी लिखा देता हूं ताकि आपको इजी रहे पढ़ने के अंदर। चलिए अब इसको देखते रहिए और आराम से लिखते रहिए। लिखिए कि C4 pathway is completed in 5 steps by using 2 types of green cells. Next point. Very first atmospheric CO2 is converted
into HCO3 negative by carbonic anhydrase because pepcase cannot catalyze carbon dioxide. Next point. This is very good for plant because no photorespiration occur. Next, लिखो स्टेप 1. स्टेप 1 के अंदर लिखिए फिक्सेशन ऑफ HCO3 negative into 4 carbon compound in mesophil cytosol. ये साइटोसोल में चलता है. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड इनटू बंडल शीथ सेल. मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में चला जाएगा. थर्ड स्टेप, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन of 4 carbon compound into 3 carbon compound and release of 1 CO2 always in bundle sheath cell. ये हमेशा बंडल शीथ सेल में ही होगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बैक इनटू मेसोफिल सेल. नेक्स्ट, रीजनरेशन of phosphoenol pyruvate, रीजनरेशन ऑफ PEP इन मेसोफिल सेल. तो 5 स्टेप हो गए इनके अंदर, मतलब ये बेसिक है. अब मैं आपको 3 टाइप के C4 साइकिल समझा देता हूं, बहुत इजी है. एक लाइन लिखें आप, ऑन द बेसिस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ decarboxylation step, C4 plants are divided into 3 subtypes. देखो, डीकार्बोक्सिलेशन वो तीसरा स्टेप था ना, उस स्टेप के अंदर एक एंजाइम काम करता है. उस एंजाइम के नाम पे ही प्लांट का नाम है. तो पहला हम टाइप 1 पढ़ते हैं, सब टाइप 1 पढ़ते हैं. इसे बोलते हैं NADP मैलिक एंजाइम. ये एंजाइम का नाम है. इसको शॉर्ट में लिखते हैं NADME. और इस एंजाइम के नाम पे प्लांट का नाम पड़ गया टाइप. NADP मैलिक एंजाइम टाइप या NADME टाइप, ये प्लांट है. अब ये कौन कौन से प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं? इसके अंदर आते हैं एक तो मेज, एक आता है सुगर कैन, एक आता है सोरघम. तो ये 3 प्लांट्स वो इस कैटेगरी के हैं. मतलब और भी होंगे पर अपने को ये 3 एग्जाम के हिसाब से याद रखने हैं, क्योंकि आजकल जैसा पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से आप मान के चलो कि ये चीज पूछी जा सकती है. अभी कोई लिस्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, लिस्ट ए लिस्ट बी आपको मैच करना पड़ सकता है. तो ये हुआ हमारे पास में एक टाइप. अभी इसको समझते हैं. अब अपने को 2 टाइप के सेल्स लेने हैं. ऑब्वियस सी बात है, हर बार 2 टाइप के सेल्स लेने होंगे. ये एक है मेसोफिल सेल, और इस मेसोफिल सेल के पास में पड़ोस में है बंडल शीथ सेल. ये बंडल शीथ सेल, दोनों सेल में अपना काम चलेगा. मेसोफिल सेल के अंदर मुझे जरूरत है क्लोरोप्लास्ट की. ये है क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट के अलावा इधर वाली सेल में भी जरूरत पड़ेगी क्लोरोप्लास्ट की. तो चलो 2 जगह पर क्लोरोप्लास्ट बना ली अपन ने. ठीक है, इस सेल का नाम है मेसोफिल सेल. और
और इस सेल का नाम है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल। जो ऑर्गेनिल हमको काम में लेना है वो है क्लोरोप्लास्ट, और इधर भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया अपने पास में। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एंटर करवाना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई मीजोफिल के अंदर, और आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर साइटोसोल के अंदर ये प्रोसेस चलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ में कंबाइन करवा करके हमको बनवाना है H2CO3। एंजाइम कौन सा काम करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। चलो एंजाइम का नाम अभी लिख दूंगा मैं, H2CO3 बना। H2CO3 वीक एसिड है, ये टूटेगा प्रोटॉन में और ये टूट जाएगा HCO3 नेगेटिव के अंदर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मॉलिक्यूल है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसके अंदर 3 कार्बन है। ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा और इस एंजाइम का नाम है पेप्केज, और ये बना देगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये यहां पे एक एंजाइम काम करेगा। यहां पर एंजाइम काम कर रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसको शॉर्ट में CA लिख देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और यहां पर एंजाइम काम कर रहा है, उस एंजाइम का नाम लिख देता हूं, उसका नाम है पेप्केज। ये एंजाइम, तो इस पेप्केज ने क्या किया, इस HCO3 नेगेटिव को जोड़ दिया पेप के ऊपर। 3 कार्बन, 1 कार्बन, 4 कार्बन, ये 4 कार्बन का बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है। ये आ गया क्लोरोप्लास्ट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराएंगे तो ये बनेगा मैलेट। मैलेट। और रिडक्शन कराने के लिए यहां पर एक तो चाहिए एंजाइम और एक चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनर। यहां पर एक एंजाइम काम आता है, उसका नाम है NADP, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। NADP MDH, NADP से इलेक्ट्रॉन लेता है, मैलेट का इसका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन कराता है। इस एंजाइम के कारण यहां पर एक NADPH लग जाएगा, NADPH कंज्यूम हो गया और ये बन गया NADP+। चलो इसके तो छोड़ो बात, एक एनर्जी लग गई यहां पे। अब ये मैलेट बना। ये मैलेट यहां से निकल करके चला जाएगा आगे बंडल शीथ सेल की क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये 4 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का मैलेट आ गया यहां पे। ये मैलेट आ गया 4 कार्बन का, ठीक है। अब इस 4 कार्बन के मैलेट से एक कार्बन निकालना है, और एक कार्बन निकालेंगे तो बनेगा पाइरुवेट, और पाइरुवेट 3 कार्बन का है। इसका मतलब इस स्टेप के अंदर क्या हो गया, इस स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। साथ ही साथ इसी स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, इसीलिए तो इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। तो ये हम बात करते हैं अभी कि किस तरीके से ये हुआ। अब उस एंजाइम की बारी आ गई है जिसके नाम पर इसका नाम था। यहां पर एक एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम है NADP मैलिक एंजाइम, NADPME मैलिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या क्या करवाएगा, सबसे पहले ये एंजाइम एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाएगा, इस स्टेप को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। दूसरा, यह एंजाइम इलेक्ट्रॉन भी निकलवाता है, और वो इलेक्ट्रॉन NADP+ ले लेता है, और NADP+ इलेक्ट्रॉन लेके बन जाता है NADPH। ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों एक साथ एक स्टेप में हो गए। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहीं के यहीं चली जाएगी C3 साइकिल के अंदर, क्योंकि ये चल रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है C3 साइकिल। अब वापस ध्यान दीजिए पाइरुवेट के ऊपर। ये जो पाइरुवेट है,
इस पाइरुवेट को यहां से निकाल करके वापस लेके आना है मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, और मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ गया पाइरुवेट। ये आया पाइरुवेट। ये जो पाइरुवेट यहां आया है, इसके ऊपर वापस एक एंजाइम लगाना है ताकि पीईपी बन सके। यह एंजाइम बहुत खास होता है। ये पीईपी बाहर चला जाएगा वापस इस रिएक्शन के अंदर। ये एंजाइम बहुत खास होता है। इस एंजाइम का नाम है पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पीपीडीके। अगर आपने इसकी स्पेलिंग पहले नहीं लिखी है तो लिख लीजिए। इसका नाम है पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, ये एंजाइम का नाम है। इसने 3 कार्बन के पाइरुवेट को कन्वर्ट किया है 3 कार्बन के पेप में, मतलब रीजनरेशन हो गया ये। इस एंजाइम की खास बात, इस एंजाइम की खास बात यह है कि यह एंजाइम एक एटीपी का इस्तेमाल करता है और इस एटीपी को बदल देता है एएमपी के अंदर, एएमपी में, एडीपी में नहीं, एएमपी। इससे एक और चीज आपको समझानी है यहां पे, बस ये हो गई अपनी साइकिल कंप्लीट। कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, उसे HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट किया जाएगा, पेप के ऊपर जोड़ के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया जाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को क्लोरोप्लास्ट में भेजा जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में उसका रिडक्शन होगा तो मैलेट बनेगा, मैलेट को बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में भेजा जाएगा। वहां पर उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो वहां एक NADPH बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वहां बनेगा पाइरुवेट। पाइरुवेट वापस आएगा मीजोफिल सेल के अंदर तो उसका रीजनरेशन कराएगा पीपीडीके। अब ये पीपीडीके ने क्या किया, एटीपी को तोड़ा एएमपी में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब एटीपी टूटकर एएमपी बन जाती है तो इसको वापस एटीपी बनाने में 2 एटीपी का खर्चा आता है। पहला एटीपी अपनी फॉस्फेट इसको देके खुद तो एडीपी बन जाता है और ये एएमपी भी एडीपी बन जाती है। फिर उसके बाद दूसरा एटीपी अपनी फॉस्फेट इसको देके खुद तो एडीपी बन जाता है और ये वापस बन जाती है एटीपी। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां का जो एक एटीपी है वह एक एटीपी 2 एटीपी के बराबर खर्चे वाला पड़ रहा है। तो ये जो एक एटीपी है, ये एक एटीपी एक्चुअली इक्विवेलेंट है 2 एटीपी के। इसलिए जब हम एनर्जी काउंटिंग करेंगे तो एनर्जी काउंटिंग के समय ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको इसकी तो एनर्जी काउंटिंग यहां थोड़ी सी समझा देता हूं। जैसे यहां देखो एक NADPH का खर्चा हुआ तो यहां एक NADPH वापस बन गया तो NADPH से NADPH कैंसल आउट, ठीक है। एक CO2 एंटर हो रही है, ये रही एक CO2, ये एंटर हुई। इस CO2 के एंटर होने से यहां C3 साइकिल चली। सो अकॉर्डिंग टू C3 साइकिल फॉर 1 CO2, C3 साइकिल में 3 ATP प्लस 2 NADPH खर्चा होता है। वो तो C3 साइकिल में समझा था। और आगे आकर के देखो यहां एक ATP जो लग रहा है और एक्स्ट्रा लग रहा है वो 2 ATP के बराबर है। तो यहां पर वो 2 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी और लगती है। तो कुल मिलाकर के 5 ATP प्लस 2 NADPH, ये टोटल एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए खर्चा हो गया। आया समझ में? ये हुआ हमारे पास पहला टास्क कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के पाथवे की। अब दूसरे पाथवे में क्या क्या सेटअप चाहिए उसका नाम देखो पहले। उसका नाम है NADME। NAD मैलिक एंजाइम, जिसको कहेंगे NADME टाइप। ये दूसरे टाइप के C4 प्लांट्स। अब इनके बारे में बात करते हैं। वही मीजोफिल सेल और उसके बाद वही बंडल शीथ सेल। इस बार हमें मीजोफिल सेल के अंदर
क्लोरोप्लास्ट चाहिएगा, ये रहा मान लो क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, और एक चाहिए मुझे यहां माइटोकॉन्ड्रिया, और एक चाहिए मुझे यहां पे क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ये साइड में क्लोरोप्लास्ट, इतनी चीजें यहां चाहिएगी। तो अब ये पहले इसके नाम लिख लेते हैं। ये सेल है मीजोफिल सेल, और ये सेल है बंडल शीथ सेल। ये है इसका क्लोरोप्लास्ट, ये है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है इसका क्लोरोप्लास्ट। बस सेटअप कंप्लीट, रिएक्शन चालू करते हैं। सबसे पहले वही काम करिए जो पीछे किया था। पीछे हमने ये किया था कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर एंटर करवाया था, ये आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन HCO3 नेगेटिव में, और वो कैसे होगा वो पीछे अपन ने अभी अभी पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके साथ यहां पर प्रेजेंट होता है PEP, वही PEP। एक एंजाइम काम करेगा और उस एंजाइम का नाम होगा पेप्केज। पेप्केज, और ये पेप्केज एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को यहां कन्वर्ट करना है एक अमीनो एसिड के अंदर। उस अमीनो एसिड का नाम है एस्पार्टेट, ASP, एस्पार्टेट। बड़ा आसान है। ये जो आपको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दिख रहा है, ये एक टाइप का कीटो एसिड है। इसके ऊपर एक अमीनो ग्रुप डाल दो तो ये बन जाएगा एस्पार्टेट। एस्पार्टेट से वापस अमीनो ग्रुप हटा दो, वो बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटेट। 4 कार्बन के होते हैं दोनों, ये भी 4 कार्बन का, वो भी 4 कार्बन का। तो यहां 4 कार्बन के कंपाउंड को हमें खाली अमीनो ग्रुप देना है। अमीनो ग्रुप को देने के लिए कोई ना कोई दूसरा अमीनो एसिड चाहिए जो एज अमीनो डोनर काम करेगा, और यहां पर वो एज अमीनो डोनर काम करने वाला अमीनो एसिड है, उसका नाम है ग्लूटामेट। तो यहां पर क्या होता है, एक ग्लूटामेट अपना अमीनो ग्रुप दे देता है। जब ग्लूटामेट का अमीनो ग्रुप निकलता है तो वो बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, या आप इसको 2-ऑक्सो ग्लूटरेट भी बोल सकते हो। फोटो रेस्पिरेशन याद करो, परोक्सीजोम के अंदर 2 ग्लूटामेट अपने अपने अमीनो ग्रुप दे रहे थे। ग्लाइओक्सिलेट को ग्लाइसिन बन रहा था और ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाते हैं 2-ऑक्सो ग्लूटरेट में। एक 2-ऑक्सो ग्लूटरेट वहीं का वहीं सेरीन से अमीनो ग्रुप ले लेकर वापस ग्लूटामेट बन रहा था, दूसरा जा रहा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर। खैर, यहां एक एंजाइम काम करेगा, उसका नाम है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, AT का मतलब एमिनो ट्रांसफरेज। आप साइड में इसकी पूरी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एमिनो ट्रांसफरेज, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। एस्पार्टेट बन गया। इस एस्पार्टेट को भेजना है बंडल शीथ सेल में, और वहां पर भी भेजना है माइटोकॉन्ड्रिया में एस्पार्टेट। अब एस्पार्टेट से पहले तो उसका अमीनो ग्रुप वापस हटाओ। वापस अमीनो ग्रुप हटेगा तो यह बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो वहां हुआ था उसका उल्टा। अब यहां पर अमीनो ग्रुप हट रहा है तो कोई ना कोई कीटो एसिड चाहिए, तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट अमीनो ग्रुप लेगा और यह पुनः बन जाएगा ग्लूटामेट। वापस वही उल्टी रिएक्शन चलाई है। सेम एंजाइम काम करेगा, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, और क्या बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब यहां इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का पहले रिडक्शन कराना पड़ेगा। जैसे हमने ऊपर वाले स्टेप में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को क्लोरोप्लास्ट में पहले रिड्यूस करके मैलेट बनाया था, यहां पर भी मैलेट बनाना पड़ेगा, लेकिन वो साइट अलग है मैलेट बनाने वाली। यहां बनेगा
मैलेट। मैलेट बनाने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए और एक एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम होगा NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम क्या होगा? NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? एक NADH को काम में लेता है। NADH अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को और स्वयं बन जाएगा NAD+। मैलेट। अब ये जो मैलेट है, इस मैलेट का वापस से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है ताकि पाइरुवेट बन सके। पाइरुवेट। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो निकल के क्लोरोप्लास्ट में पहुंचेगी और यहां पर CO2 पहुंचने के बाद यहां चलेगी C3 साइकिल। C3 साइकिल। यहां पर जो एंजाइम काम आएगा उस एंजाइम का नाम है NADME, क्योंकि ये उसी टाइप का प्लांट है ना, इसलिए यहां पर NADME एंजाइम काम आएगा। ये NADME एंजाइम एक NAD को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वापस अगले ही स्टेप में NADH वापस बन जाएगा। तो मतलब इस सेंस में ना तो एनर्जी लगी ना निकली, ये वापस बैलेंस हो गया, पाइरुवेट बन गया। अब ये जो पाइरुवेट बना है, इस पाइरुवेट को निकालो यहां से बाहर और पाइरुवेट को यहां डाल दो। ये पाइरुवेट है। पाइरुवेट वापस नहीं जा सकता, इसे यहां पर एलानिन अमीनो एसिड में बदलना पड़ेगा। एलानिन, ALA, एलानिन। एलानिन अमीनो एसिड में बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, एक अमीनो ग्रुप जोड़ना है, क्योंकि ये जो पाइरुवेट है वो भी एक कीटो एसिड होता है। पाइरुवेट की स्ट्रक्चर देखो ऐसी होती है, ये पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट है। तो इसका जो ये ग्रुप है, यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ना है और एक अमीनो ग्रुप जोड़ना है, ये बन गया एलानिन। तो अभी यहां पे वापस अमीनो डोनर की जरूरत पड़ेगी। अमीनो डोनर के नाम पे वापस से वही ग्लूटामेट होगा। ग्लूटामेट अपना अमीनो ग्रुप देगा तो खुद तो बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और यहां एंजाइम होगा इस बार एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज। एलानिन, एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज, एलानिन बन गया। इस एलानिन को लेके आओ वापस से मीजोफिल सेल के साइटोसोल के अंदर, एलानिन, और एलानिन से वापस बनाओ जरा पाइरुवेट। तो क्या करना है? रिएक्शन उल्टी चलानी है। अब इसका अमीनो ग्रुप हटाना है, एलानिन का अमीनो ग्रुप हटाना है। एलानिन का अमीनो ग्रुप हटेगा तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट लेगा अमीनो ग्रुप और बन जाएगा ग्लूटामेट, और वापस वही एंजाइम एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज काम आएगा। पाइरुवेट बन गया। पाइरुवेट को भेज दो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पाइरुवेट आ गया क्लोरोप्लास्ट में। पाइरुवेट से पैप बनाने का तरीका अभी पीछे समझा था, सेम टू सेम वही तरीका रहेगा। क्या रहेगा तरीका? कि वही PPDK एंजाइम काम करेगा और ये एंजाइम एक ATP को AMP में बदल देगा। बस ये हो गया हमारे पास में दूसरे टाइप की C4 साइकिल। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। एक ही बार में आपको हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी लगे, बट बहुत इजी है। 4 कार्बन के एक कंपाउंड का इधर उधर ट्रांसपोर्ट करवाना है बस, ठीक है। ये हो गया दूसरा। एनर्जी बैलेंस की बात करें, एनर्जी बैलेंस में समझो एक CO2 ने एंटर किया, आगे कहीं एनर्जी नहीं लग रही है। यहां देखो ये CO2 अंदर आई, आगे बढ़ी आगे बढ़ी, यहां पर कोई एनर्जी नहीं लगी। ये एस्पार्टेट इधर आ गया, इधर इधर एक NADH का खर्चा हुआ तो एक NADH वापस बन गया। CO2 C3 साइकिल में जाएगी तो उतनी की उतनी एनर्जी वापस लगेगी।
आगे कोई एनर्जी नहीं लग रही है, यहां पे एनर्जी लग रही है, तो एकदम सेम टू सेम ऊपर जो पढ़ा उसके जैसा का जैसा एनर्जी बैलेंस है। तो फॉर 1 CO2 5 ATP प्लस 2 NADPH, ये रहा खर्चा पूरा का पूरा। तो ये हो गया हमारे पास में दूसरे टाइप के प्लांट्स। अच्छा, मैंने इसके एग्जाम्पल नहीं लिखा है, एग्जाम्पल लिखो इसका। एक एग्जाम्पल है क्लियोम विस्कोसा करके एक प्लांट होता है। एक प्लांट है एट्रीप्लेक्स, एक प्लांट है पेनिकम, एक प्लांट है मिलिएसियम। ये हो गया अपने पास में प्लांट्स के नाम। आगे बात करते हैं तीसरे टाइप के C4 साइकिल की। तीसरे टाइप के C4 साइकिल का नाम है पेप कार्बोक्सी काइनेज। इसको शॉर्ट में कहते हैं पेप सीके टाइप, पेप कार्बोक्सी काइनेज टाइप या पेप सीके टाइप। यहां पर एग्जाम्पल में आएगा पेनिकम मैक्सिमम, और ये ऊपर दो नाम नहीं थे, सॉरी, ये इसकी स्पीसीज है पेनिकम मिलिएसियम, ये एक ही प्लांट है। और ये हो गया अपने पास में तीसरे टाइप के प्लांट्स। अब ये वाला जो साइकिल है वो ऊपर वाले दोनों साइकिल का मिक्सचर है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग भी मैं बोल सकता हूं इसको, और इसमें दो साइकिल एक साथ रन करेगी, तो अपने को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिएगा। यहां पे देखना कैसे होता है। वही एक मीजोफिल सेल ये है, और उसके आगे यही बंडल शीथ सेल ये है। थोड़ा सा ये बड़ा चलेगा तो उसके हिसाब से बात कर लेंगे अपन, ठीक। अब इसके अंदर क्या क्या चाहिए, तो अंदर में एक तो मुझे चाहिए क्लोरोप्लास्ट, ये तो है क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद यहां पे चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, और वापस आगे चाहिए एक क्लोरोप्लास्ट। तो ये इतना सेटअप यहां पे चाहिएगा। नाम लिख लेते हैं। ये मीजोफिल सेल, ये बंडल शीथ सेल, और ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ये हो गया अपने पास में सेटअप कंप्लीट। वापस शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ हम बना पाते हैं। सबसे पहले वही काम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आना है। ये आ गई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है HCO3 नेगेटिव, और वो मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया, ठीक है। यहां पर एक PEP 3 कार्बन, इससे बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड। एंजाइम वापस सेम रहेगा, मैंने ऊपर वाले में एंजाइम लिखा कि नहीं लिखा, लिखा। एंजाइम वापस यहां पे सेम रहेगा, पेप्केज, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। अब यहां से दो ऑप्शंस चलेंगे। मैं पहले आपको पहला वाला ऑप्शन बता देता हूं, उसके बाद दूसरा वाला बता दूंगा। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन के अंदर यह, पहले ऑप्शन में अपन एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को लेके आते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये वाला पॉइंट तो देखो पहली साइकिल के जैसा हो गया। पहली साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में आ रहा था, क्लोरोप्लास्ट में इस पे एक एंजाइम काम कर रहा था, NADP मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, और मेलेट बन रहा था।
तो एक बार इतना काम तो करते हैं। इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के ऊपर वही मैलेट डिहाइड्रोजिनेज लगाते हैं और मैलेट बनाते हैं। ये बन गया मैलेट। यहां पर एंजाइम वही काम करेगा, NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और एक NADP का खर्चा आएगा, NADPH का खर्चा आएगा, और ये बन जाएगा NADP प्लस। मैलेट बना। इस मैलेट को अभी हम भेजेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। मैलेट गया माइटोकॉन्ड्रिया में। पहली वाली साइकिल पे ध्यान दीजिए, यहां मैलेट क्लोरोप्लास्ट में जा रहा है। दूसरी वाली साइकिल पे ध्यान दीजिए कि यहां एस्पार्टेट आया माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो एस्पार्टेट माइटोकॉन्ड्रिया में आके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलेट बना था यहां पे। अब क्या करना पड़ेगा हमको? मैलेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले मैलेट वाला स्टेप लगाना पड़ेगा, जो यहां पे है ना वैसा का वैसा स्टेप। तो यहां क्या होगा? मैलेट को बुलाते हैं यहां पे, ये आ गया मैलेट अपने पास, और मैलेट के ऊपर वही स्टेप लगाना है, और इसको क्या बनाना है? पाइरुवेट। ये बन गया पाइरुवेट। मैलेट जब पाइरुवेट में बनेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा ना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एक CO2 निकलेगी और CO2 जाएगी क्लोरोप्लास्ट में C3 साइकिल के अंदर। ये तो हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन कराने वाले एंजाइम का नाम होता है NADME। अब ये एंजाइम यही है, तो यही रटना पड़ेगा अपने को। सेकंड वाले में देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था। अब इस एंजाइम की खास बात यह है कि ये जब ऑक्सीडेशन करवाएगा तो NAD इलेक्ट्रॉन लेगा और वापस बन जाएगा NADH। चलो बढ़िया है। एक NADPH का खर्चा यहां हुआ, एक NADH यहां वापस बन गया, बैलेंस हो गया ये। अब पाइरुवेट, पाइरुवेट को निकालो बाहर। पाइरुवेट जब बाहर निकलेगा तो पाइरुवेट को पहले तो एलानिन के अंदर कन्वर्ट करो। मैं थोड़ा सा स्पेस मैनेज कर लेता हूं। ये जो पाइरुवेट है, इस पाइरुवेट को बाहर निकालते हैं और पाइरुवेट को बाहर निकाल के एलानिन बनाते हैं। ये रहा पाइरुवेट। पाइरुवेट से एलानिन बनाने का तरीका अभी अभी अपन ने समझा दूसरे वाले स्टेप के अंदर, दूसरे वाले प्रोसेस में। वही एंजाइम है एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज, और ग्लूटामेट होगा, वो अपना अमीनो ग्रुप देगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनेगा। एलानिन बन गए। एलानिन को लेके आओ वापस मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल के अंदर एलानिन आ गया तो एलानिन को वापस बदल दो पाइरुवेट के अंदर, और पाइरुवेट में बदलने का तरीका एकदम सेम, वही एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, और ये एमिनो ग्रुप लेकर के ग्लूटामेट बन जाएगा। पाइरुवेट बन गया तो पाइरुवेट को भेजो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और पाइरुवेट से बनाओ वापस पैप। वही दूसरे वाला जो टाइप पढ़ा था वैसा सा ही चल रहा है कुछ। तो ये कुछ पहले वाले जैसा है, कुछ दूसरे वाले जैसा है। अभी यहां पे वही एंजाइम PPDK, और PPDK एंजाइम क्या करेगा? एक ATP को AMP में कन्वर्ट करेगा। तो ये तो खर्चा वैसा का वैसा ही है, 5 ATP वाला। एक तो प्रोसेस ये चलती है जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चला जाता है किसके अंदर? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब दूसरा ऑप्शन और सुनो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एस्पार्टेट में भी बदल सकता है, और जब ये एस्पार्टेट के अंदर बदलेगा तो ये तो दूसरे स्टेप में, दूसरे टाइप का जो प्लांट था अभी ये वाला, इसमें एस्पार्टेट बना है ना, तो कुछ कुछ वैसा सा हो रहा है। चलो देखते हैं कितना सेम है। एस्पार्टेट बनने के लिए वही एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए,
और वही एक ग्लूटामेट एमिनो एसिड चाहिए और अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन जाएगा। वो का वही स्टेप चिपका दो। इस एस्पार्टेट को लेके आओ बंडल शीथ सेल में। एस्पार्टेट आ गया सीधा बंडल शीथ सेल के अंदर बिना टेंशन के। अभी इस एस्पार्टेट पे उल्टा स्टेप चलाओ और उल्टे स्टेप में इसमें बनाओ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट। इसमें सेम वही बात, वापस वही एंजाइम एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज और यहां पर वही अल्फा कीटो ग्लूटरेट और ये बन जाएगा ग्लूटामेट। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। अब बात करते हैं पेप्सी के एंजाइम की, जिसके नाम पे इस प्लांट का नाम है, यानी पेप्सी के। अब इसका रोल आएगा। ये एंजाइम बड़ा सही टाइप का सा एंजाइम है। क्यों? क्योंकि यह एंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को सीधा बदल देता है पेप के अंदर, यानी रीजनरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनरेशन नहीं करवाना। यहां एंजाइम साइटोसोल में ही काम कर जाएगा। ये साइटोसोल है पेप्सी के एंजाइम। बट इसकी खास बात यह है कि ये एक एटीपी इस्तेमाल करेगा। कोई बात नहीं, ये एक एटीपी इस्तेमाल करे वो अच्छा है ना, क्योंकि अगर यहां पे पाइरुवेट बनता तो आगे जाके एक एटीपी से एक एएमपी बनता पीपीडी के रीजनरेशन स्टेप, उसमें 2 एटीपी बराबर एनर्जी लगती। यहां एक एटीपी में काम चल गया। यह यहां से एक CO2 निकलेगी और वो CO2 भी कहां जाएगी? C3 साइकिल के अंदर। अब क्योंकि यहां पेपकेज बना है, सॉरी पेप बना है सीधा का सीधा, तो ये पेप को कहीं कुछ रीजनरेशन की जरूरत नहीं है। ये सीधा देखो ऐसे आ जाएगा। ये पेप यहां से घूम के यहां पर और सीधा यहां आ जाएगा। इसको तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारे पास में दूसरे टाइप का पाथवे। समझ में आया? ये वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं। CO2 अंदर आई, HCO3 नेगेटिव बना, पेप ने रिसीव किया, पेप के एंजाइम लगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना। अब इसके बाद 2 ऑप्शन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में जा सकता है या वहीं साइटोसोल में रह के, ये साइटोसोल है, वहीं यहां भी ये साइटोसोल है, साइटोसोल के अंदर रह के एस्पार्टेट बन सकता है। यदि ये एस्पार्टेट बना तो बंडल शीथ सेल में एस्पार्टेट जाएगा और ये एस्पार्टेट पे वापस उल्टा रिएक्शन चला के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का सीधा डीकार्बोक्सिलेशन होगा, पेप बनेगा और पेप को कहीं कुछ रीजनरेट कराने की जरूरत नहीं है, सीधा घुमा के लेके आओ वापस। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये क्लोरोप्लास्ट में गया तो यहां पे NAD मेलेट डिहाइड्रोजनेज इसका रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन के लिए एनर्जी चाहिएगी, एनर्जी NADPH दे देगा। मेलेट जाएगा वह माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्स्ट टाइप के प्लांट में मेलेट जा रहा था क्लोरोप्लास्ट में, बंडल शीथ सेल में या माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, ये एक CO2 निकालेगा, CO2 चली जाएगी बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में जहां रूबिस्को बैठा है और इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उससे रिडक्शन हो जाएगा इसका NAD प्लस का, एक NADH बन जाएगा। बट ये बनेगा पाइरुवेट। पाइरुवेट को एलानिन में कन्वर्ट करना है। सेकेंड टाइप के प्लांट के अकॉर्डिंग एलानिन आएगा, पाइरुवेट बनेगा, वापस वापस वही चीजें। ये हो गया अपने पास में 3 टाइप के प्लांट्स। तो ये तो बात हुई अपनी। इस टाइप के प्लांट्स में एनर्जी की कैलकुलेशन हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों ना करें तो ज्यादा अच्छा है? यहां पर जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है पहले स्टेप के अंदर, पहले स्टेप इन द सेंस कि पेप से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में जाएगा या नहीं जाएगा पता नहीं। एक ही तो बनेगा नहीं, बहुत सारे बनते हैं। तो कितने क्लोरोप्लास्ट में जाते हैं, कितने मीजोफिल के अंदर रहते हैं, कुछ ढंग से तो पता है नहीं। इसलिए जो जहां पे है वहीं का वहीं पड़े रहने दो। इसमें अभी अपन एनर्जी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब उसके बाद मैं आपको इन तीनों प्लांट्स की समरी वापस से एक बार बताता हूं। जो मेन काम की बात है वो अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अब आप हेडिंग डालो, सब टाइप्स ऑफ C4 प्लांट्स।
और याद रखना एक CO2 के लिए 5 ATP 2 NADPH लगते हैं। हेडिंग डालिए सब टाइप्स ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के 3 सब टाइप्स की बात करते हैं। ये कौन से बेसिस के ऊपर है सब टाइप? तो आपको पता है कि दीज आर बेस्ड ऑन द डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। तो हमें पहले यह पता करना है कि कौन सा डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम है। डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम कौन सा है? तो 3 टाइप के एंजाइम है। पहला एंजाइम हमने पढ़ा NADPME, दूसरा हमने पढ़ा NADME, तीसरा हमने पढ़ा पेप्सिके। ये 3 टाइप के एंजाइम्स है। देन नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन साइट कौन सी है? डीकार्बोक्सिलेशन साइट, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्लोरोप्लास्ट में P आता है ना स्पेलिंग में लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट P, NADP में P आता है, ये तो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। डीकार्बोक्सिलेशन कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में D आता है, ये रहा D, ये रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। और पेप्सिके में C आता है, C4 साइटोसोल, ये होगा साइटोसोल। तो इनके डीकार्बोक्सिलेशन की साइट्स कहां कहां पे है, ये बात हमने देख ली। क्लियर? अब देखो ये तीनों के तीनों है ना उसके बेसिस पे ये हो रहा डीकार्बोक्सिलेशन, ये रहा, ये कहां चल रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। ये दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन देखो यहां से निकला ना, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ये कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और तीसरे के अंदर पेप्सिके कहां का काम कर रहा है? ये पेप्सिके साइटोसोल में, यहीं पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है ये। ठीक है, ये तो ये हो गया अपने पास में 3 टाइप के साइट्स। अब इन तीनों प्लांट्स में मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में क्या जाता है? बंडल शीथ सेल में। अब जरा बिना देखे याद करो कि पहले वाले प्लांट के अंदर क्या हो रहा था। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जा रहा था क्लोरोप्लास्ट में, वहां मैलेट बनता था और मैलेट जाता था बंडल शीथ सेल के अंदर, मैलेट। मैलेट। दूसरे वाले प्लांट में याद करो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो दूसरा वाला प्लांट है वहां एस्पार्टेट बन रहा था, एस्पार्टेट। तीसरे के अंदर याद करो कि एक तो एस्पार्टेट भी जा रहा था और एक मैलेट भी जा रहा था, तो ये दोनों ही जा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि वापस लौट के कौन आता है? बंडल शीथ सेल से वापस मीजोफिल सेल में कौन आता है? बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में मैलेट जब जाता है तो पाइरुवेट आता है, ये अपन ने देखा था पहले वाले में। एस्पार्टेट जाता है तो एलानिन आता है। तो यहां पर एक चीज ये भी याद रख सकते हो, एमिनो एसिड जा रहा है, एमिनो एसिड आ रहा है। अब यहां पाइरुवेट भी आ सकता है, एलानिन भी आता है और पेप भी आता है। देखो ये पाइरुवेट वाला एक्स्ट्रा किताब में लिखा हुआ है, सो यहां पर ये याद रखना। बाकी हमने ये 2 तो पढ़ी रखी है। देखो एक तो ये पेप है, ये आ रहा है सीधा का सीधा, और एक ये देखो एलानिन है, ये भी आ रहा है। एक पाइरुवेट का याद रख लेना भाई, ये लिखा हुआ है बुक के अंदर। बस ये हो गए 3 टाइप के अपने पास में C4 प्लांट्स। क्लियर? अब आगे छोटी मोटी और बातें करते हैं। जैसे एक मैंने आपको बताया था CO2 कंपनसेशन पॉइंट, इसके ऊपर चर्चा कर ली थी अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में। CO2 कंपनसेशन पॉइंट, CO2 कंपनसेशन पॉइंट वह CO2 कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर एक प्लांट फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ CO2 या मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ऑन विच ए प्लांट स्टार्ट्स इट्स फोटोसिंथेसिस। ये बात पिछले लेक्चर में बताई हुई है।
अभी खाली इतना लिखो यहां पे कि C3 प्लांट को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तब जाके वो स्टार्ट करेगा। इसका कंपनसेशन पॉइंट होता है 30 to 70 पार्ट्स पर मिलियन, ये याद रखना है। उसके बाद में जो C4 प्लांट्स होता है इनका होता है 10 पार्ट्स पर मिलियन, और जो केम प्लांट्स होते हैं वो तो बहुत कम उनको चाहिए CO2, बहुत कम CO2 के अंदर वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर सकते हैं, उनका होता है 5 पार्ट्स पर मिलियन। ये रटना है एक तरीके से। नेक्स्ट, CO2 कंपनसेशन पॉइंट के बाद में एक और टाइप का कंपनसेशन पॉइंट पढ़ते हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। लाइट कंपनसेशन पॉइंट के अंदर क्या होता है, देखो लाइट कंपनसेशन पॉइंट किसे कहेंगे? आप फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों को कंपेयर करो। एक तरफ है फोटोसिंथेसिस, एक तरफ है रेस्पिरेशन। अब मैं इन दोनों को 3 तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है, अंदर आती है, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड आउट, बाहर जाती है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आउट होती है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनता है, फॉर्म्ड, और रेस्पिरेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट टूटता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक। ये हो गया, 3 तरीके से समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। लाइट कंपनसेशन पॉइंट, हम लाइट की उस इंटेंसिटी को कहते हैं, लाइट इंटेंसिटी एट विच फोटोसिंथेसिस इक्वल्स टू रेस्पिरेशन, यानी वह वाली लाइट की इंटेंसिटी जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल हो जाए। अब आप इसको कई तरीके से बोल सकते हो। जितना कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में आता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में आता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर रेस्पिरेशन में निकल जाए तो उसे लाइट इंटेंसिटी को कहते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। एक और तरीके से, वह लाइट इंटेंसिटी जिस पर जितना ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में निकलता है उतना ऑक्सीजन प्लांट वापस रेस्पिरेशन में कंज्यूम कर लेता है। और बोल सकते हो, वह लाइट इंटेंसिटी जिस पर फोटोसिंथेसिस में जितना कार्बोहाइड्रेट बनता है रेस्पिरेशन में उतना कार्बोहाइड्रेट वापस टूट जाता है। ओवरऑल क्या बोलोगे आप? वह लाइट इंटेंसिटी जिस पे फोटोसिंथेसिस इक्वल्स टू रेस्पिरेशन, यानी कि वह लाइट इंटेंसिटी एट विच नेट फोटोसिंथेसिस इज 0, नेट फोटोसिंथेसिस इज 0। जब नेट फोटोसिंथेसिस 0 हो जाए उस लाइट इंटेंसिटी को कहते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। अब आप लिखिए लाइट कंपनसेशन पॉइंट के बारे में, लिखो, द लाइट इंटेंसिटी एट विच फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू रेस्पिरेशन, the light intensity at which photosynthesis becomes equal to respiration, hence net photosynthesis becomes 0, is known as light compensation point. चलो इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ C4 साइकिल। C4 साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है? C4 साइकिल का रेगुलेशन लाइट से होता है और 3 एंजाइम्स हैं जिनका मेनली रेगुलेशन देखा जाता है।
तो अपन एक लाइन लिखेंगे, लिखिए 3 enzymes are regulated by the light. फर्स्ट, पहले एंजाइम का नाम है NADP, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वही एंजाइम है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर काम कर रहा था और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मैलेट में बदल रहा था। ये वही एंजाइम है। इस एंजाइम में ज्यादा बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये एंजाइम फेरेडॉक्सिन थायोरिडॉक्सिन सिस्टम द्वारा रेगुलेट होता है। तो आपको मैंने फेरेडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम पढ़ाया था। उस फेरेडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम में रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेकर के फेरेडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम थायोरिडॉक्सिन को दे देता है, और थायोरिडॉक्सिन है वो उसे टारगेट एंजाइम को दे देता है। वो वाला टॉपिक एक बार देख लेना, वहां लास्ट में जो टारगेट एंजाइम है उसकी जगह इसका नाम लिख देना, बस हो गया इसका काम कंप्लीट। लिखो इट इज रेगुलेटेड बाय फेरेडॉक्सिन थायोरिडॉक्सिन सिस्टम। तो एक एंजाइम तो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा एंजाइम जो यहां रेगुलेट होता है वो होता है पेप्केज। कैसे होता है रेगुलेट वो मैं समझाता हूं। देखिए, डे टाइम में जब लाइट आती है तो लाइट की वजह से सिग्नलिंग चलती है, और सिग्नलिंग के अंदर 2 एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। एक का नाम है फोस्फोलाइपेज सी और एक का नाम है डी। फोस्फोलाइपेज सी एंड डी 2 एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। ये एंजाइम पेप्केज काइनेज नाम के जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। ये कौन सा एंजाइम है? पेप्केज काइनेज, यानी पेप्केज के ऊपर फोस्फेट जोड़ने वाला इसका एंजाइम का ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराते हैं। ये जीन हो गया, तो मतलब ये जीन लेवल पे रेगुलेशन करते हैं। ये बन गया पेप्केज काइनेज। ठीक है, अब ये पेप्केज काइनेज आगे कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास में एक एंजाइम है जो अभी बना है दिन के समय, उसका नाम है पेप्केज काइनेज। पेप्केज काइनेज, यह पेप्केज काइनेज इनएक्टिव है। इनएक्टिव, इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए लाइट चाहिए। जब लाइट गिरेगी इसके ऊपर तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये पेप्केज काइनेज एक्टिव हो गया। अब जब लाइट वाली कंडीशन में एक्टिव होता है तो एक एंजाइम जो इसका टारगेट है पेप्केज, हमारा मेन एंजाइम पेप्केज, वो पहले इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव। लेकिन जब पेप्केज काइनेज एक्टिव हो जाता है तो वो एक्टिव होके इसका फोस्फोराइलेशन कर देता है और उसके ऊपर एक फोस्फेट जोड़ देता है। फोस्फेट जोड़ने से पेप्केज एक्टिव हो जाता है। ये हो गया एक्टिव। अब ये एंजाइम एक्टिव है तो ये अपना काम करेगा। ठीक है, काम करता रहेगा। सही है। वापस सुनो, दिन के समय लाइट आई, लाइट से सिग्नलिंग चली। सिग्नलिंग के अंदर खास तौर पे फोस्फोलाइपेज सी एंड फोस्फोलाइपेज डी है, वो एक्टिवेट हुए। ये एक्टिवेट होकर के जीन लेवल पे रेगुलेशन कराते हैं पेप्केज काइनेज का, एंजाइम बन जाता है। यह एंजाइम रात को इनएक्टिव रहता है और दिन के समय लाइट गिरने पर यह एंजाइम एक्टिव कंडीशन में आ जाता है। ये आ गया एक्टिव। अब ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद में ये क्या करेगा? ये तो काइनेज है। काइनेज क्या करता है? काइनेज फोस्फोराइलेशन एक्टिविटी करता है।
तो काइनेज क्या करेगा, फोस्फोराइलेशन एक्टिविटी करेगा पेप्केज के ऊपर। पेप्केज डार्क जब तक थी तब तक तो इनएक्टिवेट था, और जब लाइट कंडीशन आई तो एक्टिवेट हो गया। और कैसे हुआ, फोस्फोराइलेशन से। ये देखो फोस्फेट जुड़ा है तो ये अपना काम करेगा। अब वापस इसको इनएक्टिवेट करना है। कैसे इनएक्टिवेट होगा ये देखो, जब डार्क कंडीशन आती है तो डार्क कंडीशन में एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A। इसका नाम है प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A। यह फोस्फोराइलेटेड प्रोटीन या एंजाइम से फोस्फेट हटाता है। जब यह फोस्फेट हटाएगा तो पेप्केज वापस इनएक्टिव हो जाएगा। और जब अंधेरा होगा तो अंधेरे में वो काइनेज भी इनएक्टिवेट हो जाएगा अपने आप। ये हो गया रेगुलेशन इसका। एक खास बात और, ये जो पेप्केज एंजाइम है ना, इसको मैलेट इनएक्टिवेट करता है। डार्क में मैलेट जब बंडल शीथ सेल में नहीं जाता है तो वहीं बैठा बैठा देखो ऊपर मैलेट कहां बन रहा है, ये मैलेट बन रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट में बना इसी सेल में ना, ये बाहर निकलकर इस एंजाइम को यहां इनएक्टिवेट करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा इनिबिशन करता है। ये रेगुलेशन हो गया पेप्केज का। लिखो अब इसमें कुछ लिखो। इन डार्क पेप्केज काइनेज इज इनएक्टिव। In dark, पेप्केज काइनेज is inactive, but in light, पेप्केज काइनेज becomes active. In light, पेप्केज काइनेज becomes active. Next point. Upon activation, it phosphorylates पेप्केज, making it active. Next point. In dark, protein phosphatase 2A dephosphorylates पेप्केज, making it inactive. नेक्स्ट एक और चीज लिखो। ड्यूरिंग डे टाइम लाइट सिग्नलिंग starts which involves phospholipase C and D, which regulate the transcription of peptide kinase gene. This is the gene level regulation. बस ये इतना ही है। अब आगे बात करते हैं। तीसरा हमारा एंजाइम जो रेगुलेट होता है उसका नाम है PPDK। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का सा एंजाइम है PPDK। क्या एंजाइम है देखो। PPDK की दो तीन खास बात। PPDK एंजाइम को रेगुलेट करने वाले एंजाइम का नाम है PPDK रेगुलेटरी प्रोटीन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं PPDK RP। क्या करता है, कैसे करता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले नाइट का समय है। नाइट में PPDK नॉर्मल है। अब क्या होगा कि ये जो इसका रेगुलेटरी प्रोटीन है PPDK RP रेगुलेटरी प्रोटीन, ये करता है एक फोस्फोराइलेशन, इसके ऊपर फोस्फेट जोड़ेगा। बट कमाल की बात यह है कि ये ATP से फोस्फेट नहीं लेता, ये ADP से लेता है। बाकी काइनेज है वो ATP से लेते हैं, ये ADP से फोस्फेट लेगा और AMP बनाएगा और PPDK
फोस्फोराइलेट हो जाता है ऐसे। जैसे ही ये फोस्फोराइलेट हुआ ये बन गया इनएक्टिव, ये हो गया इनएक्टिव, मतलब फोस्फोराइलेशन से ये इनएक्टिव होता है, बाकी फोस्फोराइलेशन से एक्टिव होते हैं, ये फोस्फोराइलेशन से इनएक्टिव होता है। ठीक है, जो भी इसका है हो गया ये। पीपीडी के रेगुलेटरी प्रोटीन फोस्फोराइलेशन कर सकता है, यानी ये एक टाइप का काइनेज है। तो अभी देखना एक और चीज, लाइट आई, लाइट कंडीशन में पीपीडी के जो रात को फोस्फोराइलेट हो रखा था, जिसपे फोस्फेट जुड़ी हुई थी, इससे फोस्फेट हटानी है। अब फोस्फेट हटाने के बाद, फोस्फेट हटाने के लिए सेम एंजाइम काम कर रहा है, पीपीडी के रेगुलेटरी प्रोटीन, यानी ये फोस्फेटेज भी है, ये काइनेज भी है, ये फोस्फेटेज भी है। और इसने क्या किया, पीपीडी के से फोस्फेट हटाई तो ये बन गया एक्टिव। अब और एक कमाल की बात, ज्यादातर फोस्फेटेज क्या करते हैं, फोस्फेट को जब हटाते हैं तो इनऑर्गेनिक फोस्फेट के रूप में निकाल देते हैं, पीआई के रूप में निकाल देते हैं। पर ये एंजाइम क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा पीआई इस्तेमाल करेगा और जो ये वाली फोस्फेट है उसको भी निकालेगा और पायरोफोस्फेट के फॉर्म में निकाल देगा, पायरोफोस्फेट। तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी जो है वो अलग टाइप की सी है। ये हो गया इसका नाइट एंड लाइट या नाइट एंड डे का रेगुलेशन। पीपीडी के एंजाइम को रेगुलेट करेगा पीपीडी के आरपी। पीपीडी के आरपी एक टाइप का काइनेज भी है और एक टाइप का फोस्फेटेज भी है। अब काइनेज एक्टिविटी के लिए कौन सा इस्तेमाल कर रहा है ये, और ये फोस्फेटेज के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है वो आपके सामने। अब लिखिए इसके अंदर, PPDK is regulated by phosphorylation and dephosphorylation at threonine residue at specific position in active site, in the active site. PPDK is regulated by phosphorylation and dephosphorylation at a threonine residue in the specific position in active site. Next point, PPDK RP is a threonine kinase phosphatase, It is a bifunctional regulatory protein. लिखो, it is a bifunctional regulatory protein. Next point. It uses ADP for phosphorylation. It uses ADP for phosphorylation and removes phosphate as pyrophosphate. फोस्फेट को पायरोफोस्फेट की फॉर्म में रिमूव करता है। आपके सामने है ये दोनों रिएक्शंस। ठीक, अभी और कुछ बातें करते हैं। पीपीडी के एंजाइम इज सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर। ये एंजाइम लो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है, इसीलिए C4 प्लांट लो टेम्परेचर में नहीं रह सकते। PPDK इज सेंसिटिव फॉर लो टेम्परेचर, दैट्स व्हाई C4 प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर। पर वही बात, एक्सेप्शन तो भरे पड़े हैं दुनिया में। एक्सेप्शन लिखो। एक्सेप्शन के अंदर मैं आपको कुछ ग्रासेस का नाम बता रहा हूं। एक का नाम है मिसकैंथस, एक का नाम है स्पार्टिना, लिखो। मिसकैंथस एंड स्पार्टिना आर चिलिंग
tolerant. C4 crops, Miscanthus and Spartina, are chilling tolerant C4 crops. They commonly grow in warm temperature, but they can also tolerate low temperature or chilling. These are perennial grasses. ये perennial grasses है, कई सालों तक जिंदा रहती हैं. ये हुआ. फिर उसके बाद में एक चीज आपको समझाता हूं मैं. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड 12 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 13 का इस्तेमाल करें तो हमको यह पता चल जाएगा कि प्लांट C3 पाथवे चला रहा है या C4 पाथवे चला रहा है. ये क्यों होगा उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा फोटोसिंथेसिस में. अभी खाली आप एक लाइन लिखो द रेशियो ऑफ C3 and C4 pathway, the ratio of C3 and C4 pathway of CO2 fixation can be checked by using C12 CO2 and C13 CO2. C12 CO2 and C13 CO2 इन दोनों से पता चलेगा. एक CSIR में पुराना सवाल आ रखा है. सवाल यह है कि भाई C3 प्लांट कौन से कंडीशन में फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो इसका जवाब होगा मॉडरेट टेम्परेचर एंड moderate sunlight. C3 plants perform photosynthesis on moderate temperature and moderate sunlight, while the C4 plants perform photosynthesis at high temperature and high sunlight. हाई टेम्परेचर हाई सनलाइट के ऊपर ये अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. अब मैं आपको कुछ ग्राफ्स बताता हूं जो एग्जाम्स में आ रखे हैं. जैसे पहला ग्राफ है, आप हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन क्वांटम यील्ड एंड CO2 फिक्सेशन. क्वांटम यील्ड एंड CO2 फिक्सेशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है. बड़ा आसान है. एक एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर लेना है और एक एक्सिस के ऊपर इधर टेम्परेचर लेना है. इधर वाली एक्सिस के ऊपर लेना है क्वांटम यील्ड, इधर लेना है CO2 फिक्सेशन. मतलब ये दो एग्जाम के ही ग्राफ है तो इसलिए मैं आपको जो है एग्जाम में वही चीज लिखवा देता हूं. ठीक है. अभी ना ऐसे आया हुआ है एग्जाम में कि एक प्लांट इस तरीके का है और एक प्लांट जो है वो इस तरीके का है. तो आपको ये बताना है कि इसमें से C3 प्लांट कौन सा है, C4 प्लांट कौन सा है. दूसरा, एक प्लांट का ग्राफ ऐसा आ रहा है और एक प्लांट का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है. मान लो मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं. एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा. आप तब तक कमेंट करके जरूर बताएं कि यहां A प्लांट B प्लांट कौन सा है. ये है ग्राफ 1, ये ग्राफ 1, ये है ग्राफ 2. और एक और हेडिंग डालो, लिखो इफेक्ट ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑन CO2 फिक्सेशन. CO2 कॉन्सेंट्रेशन का CO2 फिक्सेशन पे क्या इफेक्ट है. इसके लिए इधर वाली एक्सिस पे लेना है CO2 फिक्सेशन और इधर लेना है CO2 कॉन्सेंट्रेशन और इधर लेना है नेट CO2 फिक्सेशन. मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, आप बताना. एक ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है
और ऐसे ऊपर जाता है। CO2 बढ़ने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है। एक ग्राफ है जो कम CO2 के ऊपर रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है, थोड़ी देर बाद उसकी फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाती है, ना बढ़ती है ना घटती है। अब आपके पास में दो ऑप्शन, ए वाला ग्राफ, बी वाला ग्राफ। ये ग्राफ 3 है, इसमें ए प्लांट कौन सा है, बी प्लांट कौन सा है। एक C3 एक C4 है, वो आप पता करके बताना मेरे को। अब नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।